नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी लेकर आए हैं, शरणागत। जाते हैं सीधे कहानी की ओर। प्रभातकालीन सूर्य की किरणें अभी पूर्व के आकाश में नहीं दिखाई पड़ती हैं। ताराओं का क्षीण प्रकाश अभी अंबर में विद्यमान है। यमुना के तट पर 2-3 रमणियां खड़ी हैं और 2 यमुना की उन्हीं क्षीण लहरियों में, जो कि चंद्र के प्रकाश से रंजित हो रही हैं, स्नान कर रही हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत यमुना के तट पर होती है, जहाँ 2-3 रमणियां नहा रही हैं और वो सुबह का समय था, यानी कि सवेरा था। प्रभातकालीन सूर्य की किरणें अभी दिखाई नहीं पड़ी थी। ताराओं का प्रकाश आकाश में दिखाई दे रहा था, तो मतलब कि अभी भोर हुआ नहीं था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। और अकस्मात क्या होता है, पवन बड़े वेग से चलने लगता है। इसी समय एक सुंदरी, जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, उन्हीं तरंगों में निमग्न हो गई। अब क्या होता है कि अचानक पवन बड़े वेग से चलने लगता है और ये जो युवतियां नहा रही थी, उनमें से एक सुंदरी युवती, जो कि बहुत ही सुकुमारी थी, उन तरंगों में निमग्न हो जाती है, मतलब कि वो डूब जाती है। दूसरी, जो कि घबरा कर निकलना चाहती थी, किसी काठ का सहारा पाकर तट की ओर खड़ी हुई अपनी सखियों में जा मिली। अब 2 युवतियां जो पानी में थी, उनमें से एक तो डूब गई यमुना के तरंगों में, मतलब कि वो तो उसे क्या है, पानी बहा कर ले गया। और दूसरी लड़की जैसे तैसे किसी लकड़ी का सहारा पाकर अपनी सखियों से जा मिली, पर वहाँ सुकुमारी नहीं थी। सब रोती हुई यमुना के तट पर घूमकर उसे खोजने लगी। अब जिस सुंदर युवती को, रमणी को यमुना का पानी बहा ले गया, उसे सब ढूंढने लगे। यमुना के तट पर घूमकर सब उसे खोजने लगे, लेकिन सुकुमारी वहाँ कहीं नहीं मिली। तो जिस युवती को यमुना का पानी बहा कर ले गया, उसका नाम क्या था? सुकुमारी। अंधकार हट गया, अब सूर्य भी दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में उन्हें घबराई हुई स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छोटी सी नाव दिखाई दी। अब देखिए कैसे कलात्मक रूप से जयशंकर प्रसाद जी इस कहानी का प्लॉट तैयार करते हैं कि थोड़ी देर के लिए अंधेरा आया, अचानक एक आंधी आई और पवन एक सुकुमारी युवती को पानी में बहा कर ले गया। और ये जो उसकी जो सहेलियां थी, काफ़ी चिंतित हो गई। और उस समय क्या होता है, अंधकार हट जाता है और सूर्य दिखाई देने लगता है, मंदिम प्रकाश फैलने लगता है और उन स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छोटी सी नाव दिखाई देती है। उन स्त्रियों ने देखा कि वह सुकुमारी उसी नाव पर एक अंग्रेज़ और एक लेडी के साथ बैठी हुई है। अब देखिए, उस नाव में कौन है? एक अंग्रेज़ है, एक लेडी है और वही उनकी सहेली सुकुमारी है, जिसे यमुना का पानी बहाकर ले गया था। तट पर आने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रोह की गड़बड़ से भागे हुए एक संभ्रांत यूरोपियन दंपति उस नौका के आरोही हैं। अब जब वो नौका पास आई, तट पर आई, तब उन्हें पता चला कि जो अंग्रेज़ और लेडी बैठे थे उस नाव पर, वो कौन थे? वो यूरोपियन दंपति थे और सिपाही विद्रोह के कारण वे घबराकर भागे हुए थे। उन्होंने सुकुमारी को डूबते हुए बचाया है और इसे पहुंचाने के लिए वे लोग यहाँ तक आए हैं। अब देखिए, उन्होंने देखा कि एक युवती डूब रही है, तो उनके पास नाव था, उन्होंने सुकुमारी को बचा लिया। अब सुकुमारी को अपने सगे संबंधियों के पास भेजने के लिए वो यहाँ तक आए हैं। सुकुमारी को देखते ही सब सखियों ने दौड़कर उसे घेर लिया और उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। अंग्रेज़ और लेडी दोनों ने जाना चाहा, पर वे स्त्रियां कब मानने वाली थी। अब देखिए, सुकुमारी वापस आ गई तो सभी सहेलियां एक साथ मिलकर खुशी के आंसू बहाने लगी, क्योंकि उनकी सहेली सुकुमारी को यमुना का पानी ले गया था। अब देखिए, वो सुरक्षित वापस पहुंच गई है, तो सभी काफ़ी खुश होते हैं। अब ये जो अंग्रेज़ और लेडी हैं, दोनों जाना चाहते हैं, आज्ञा चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें छोड़ता ही नहीं। लेडी साहिबा को आखिर रुकना ही पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी प्यार से उन्हें रोकते हैं कि आप मत जाइए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। थोड़ी देर में यह खबर फैल जाने से उस गांव के ज़मींदार
ठाकुर किशोर सिंह भी उस स्थान पर आ गए। अब ये खबर आग की तरह फैल गई थी पूरे गांव में कि सुकुमारी जो है वो नहाते वक्त, सहेलियों के साथ नहाते वक्त उसे यमुना का पानी ले गया था और सौभाग्यवश, और उसकी रक्षा किसने की? एक यूरोपियन दंपति ने की। अब उनके अनुरोध करने से विल्फ्रेड और एलिस को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि सुकुमारी किशोर सिंह की ही स्त्री थी जिसे उन लोगों ने बचाया था। अब ये जो सुकुमारी जो है वो उस गांव की ज़मींदार किशोर सिंह की ही पत्नी थी, और ये जो यूरोपियन दंपति हैं, अंग्रेज़ और लेडी हैं, उनका नाम क्या है? विल्फ्रेड और एलिस। अब देखिए, किशोर सिंह जो ज़मींदार थे, ठाकुर थे, उन्होंने काफ़ी आग्रह किया विल्फ्रेड और एलिस से कि वे उनका आतिथ्य स्वीकार करें, कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ ठहरें। चंदनपुर के ज़मींदार के घर में, जो यमुना तट पर बना हुआ है, पाईबाग के भीतर एक रविश में 4 कुर्सियाँ पड़ी हैं। एक पर किशोर सिंह और 2 कुर्सियों पर विल्फ्रेड और एलिस बैठे हैं, तथा चौथी कुर्सी के सहारे सुकुमारी खड़ी है। अब देखिए, ये जो विल्फ्रेड और एलिस हैं, उन्हें काफ़ी आग्रह करके ज़मींदार अपने घर ले आता है, और वो गांव कौन सा है? चंदनपुर है। और उनके घर में कुर्सियों पर सब बैठे हैं, लेकिन सुकुमारी खड़ी है। किशोर सिंह मुस्कुरा रहे हैं और एलिस आश्चर्य की दृष्टि से सुकुमारी को देख रही है। अब किशोर सिंह काफ़ी खुश है क्योंकि उनकी पत्नी की रक्षा की है विल्फ्रेड और एलिस ने। सभी बैठे हुए हैं एक्सेप्ट सुकुमारी, वो नहीं बैठी है। अब सुकुमारी खड़ी है, कुर्सी वहाँ मौजूद है लेकिन सुकुमारी खड़ी है, तो ये देखकर एलिस को काफ़ी आश्चर्य होता है। उस विदेशी वनिता को काफ़ी आश्चर्य होता है कि आखिर ये बैठ क्यों नहीं रही है। विल्फ्रेड उदास हैं और सुकुमारी मुख नीचा किए हुए हैं। सुकुमारी ने कनखियों से किशोर सिंह की ओर देखकर सिर झुका लिया। अब सुकुमारी के मुख पर थोड़ी लज्जा भाव नजर आती है। पति के सामने पति को कनखियों से देखती है और सिर झुका लेती है। अब एलिस कहती है किशोर सिंह से, बाबू साहब, आप इन्हें बैठने की इजाज़त दें। अब एलिस समझ जाती है कि ये शायद इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि उसे अपने पति का इजाज़त मिला ही नहीं है। किशोर सिंह, मैं क्या मना करता हूँ? अब किशोर सिंह कहने लगा कि अरे भाई, मैंने तो मना नहीं किया। अब एलिस सुकुमारी को देख कर कहती है, फिर वह क्यों नहीं बैठती? आप कहिए, शायद बैठ जाएं। अब किशोर सिंह कहते हैं, देखो आप कह लीजिए, कह कर देखिए, शायद वो बैठ जाए। हाँ, आप क्यों खड़ी हैं? अब विल्फ्रेड और एलिस यूरोपियन थे और उनके कल्चर में ऐसा नहीं होता है कि पत्नी बैठ नहीं सकती पति के सामने या फिर औरों के सामने, गैर मर्द के सामने। उनके कल्चर में क्या होता है कि सभी एक साथ बैठते हैं, कुर्सी पर ही बैठते हैं, औरत या पुरुष सभी को समान हक होता है। अब यहाँ सुकुमारी बैठ नहीं रही है, कनखियों से अपने पति को देख रही है, और दूसरी तरफ ज़मींदार किशोर सिंह कहता है कि मैंने तो भाई मना नहीं किया। हाँ, आप क्यों खड़ी हैं? अब विल्फ्रेड भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्यों खड़ी हैं? बेचारी सुकुमारी लज्जा से गड़ी जाती थी। अब देखिए, सुकुमारी एकदम लज्जा से गड़ी जाती है। अब भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, आप कहें ये कहानी 1930s में लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी 1937 में उनका डेथ हुआ था, तो जाहिर है उससे पहले लिखी गई कहानी है। और उस समय की भारतीय संस्कृति की जो गौरवपूर्ण बातें हैं कि पति के सामने पत्नी नहीं बैठेगी या फिर गैर मर्द के सामने नहीं बैठेगी, ये सब काफ़ी गौरवपूर्ण माना जाता था। हालांकि आज हमें लगेगा कि ये सब क्या फालतू की बातें हैं, लेकिन उस समय कवि धर्म बनता था या फिर लेखक का धर्म बनता था कि लोगों को अपनी कहानियों के द्वारा दिखाए कि भाई हमारी संस्कृति ऐसी है, स्त्री का लज्जित होना उसके लिए एक आभूषण है। तो इसीलिए शायद जयशंकर प्रसाद जी ने इस प्रकार की एक कहानी लिखी। अब ये जो सुकुमारी है लज्जा से गड़ी जा रही थी। एलिस सुकुमारी की ओर देख कर कहती है, अगर आप न बैठेंगी तो मुझे बहुत रंज होगा। अब एलिस कहती हैं, देखो भाई, अगर आप नहीं बैठेंगी तो मुझे काफ़ी दुख होगा। यूँ ना बैठेंगी, हाथ पकड़कर बिठाइए। अब किशोर सिंह कहते हैं, भाई ये ऐसे नहीं बैठेगी, आप हाथ पकड़कर इसे बिठाइए। एलिस सचमुच उठी, पर सुकुमारी एक बार
किशोर सिंह की ओर वक्र दृष्टि से देखकर हंसती हुई पास की बारादरी में भाग कर चली गई, किंतु एलिस ने पीछा न छोड़ा। वह भी वहां पहुंची और उसे पकड़ा। सुकुमारी एलिस को देख गिड़गिड़ाकर बोली, क्षमा कीजिए, हम लोग पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती और न कुर्सी पर बैठने का अभ्यास ही है। अब देखिए एलिस एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बेचारी चाहती थी कि सुकुमारी भी बैठे उनके साथ, लेकिन सुकुमारी क्या जवाब देती है, क्षमा कीजिए, हम लोग पति के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती। पति के सामने हम लोग कभी कुर्सी पर नहीं बैठती और कुर्सी पर बैठने का अभ्यास भी वैसे ही हम लोगों को नहीं है। एलिस चुपचाप खड़ी रह गई। वह सोचने लगी कि क्या सचमुच पति के सामने कुर्सी पर न बैठना चाहिए। अब एलिस कन्फ्यूजन में पड़ जाती है कि उसे लगता है कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियां अपने पुरुषों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती और वैसे भी उन्हें कुर्सी पर बैठने का अभ्यास नहीं है। तो मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने पति के सामने कुर्सी पर बैठ रही हूँ, तो क्या वो गलत है। अब यूरोपियन लेडी के मन में भी ये शंका जगने लगती है। लेकिन फिर उसने सोचा, वह बेचारी जानती ही नहीं कि कुर्सी पर बैठने में क्या सुख है। अब देखिए इस सेंटेंस में लेखक ये बताना चाहते हैं कि पुरुषों के सामने न बैठना, अपने पति के सामने कुर्सी पर न बैठना भारतीय संस्कृति मानी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय लेडी क्या सोचती है कि बेचारी ये जो स्त्री है, भारतीय स्त्री, जानती ही नहीं कि कुर्सी पर बैठने में क्या सुख है। अब कहानी को प्रसाद जी ने अंकों में बांटा है और तीसरा अंक यूं शुरू होता है। चंदनपुर के जमींदार के यहाँ आश्रय लिए हुए यूरोपियन दंपति सब प्रकार सुख से रहने पर भी सिपाहियों का अत्याचार सुनकर शंकित रहते थे। दयालु किशोर सिंह यद्यपि उन्हें बहुत आश्वासन देते, तो भी कोमल प्रकृति की सुंदरी एलिस सदा भयभीत रहती थी। अब देखिए एलिस और ये जो विल्फ्रेड हैं, दोनों कुछ दिनों के लिए चंदनपुर में ही ठहरते हैं, क्योंकि वहाँ सिपाही विद्रोह चल रहा था, उनका जान पर खतरा था। अब वे चंदनपुर के ज़मींदार के यहाँ शरणागत थे, उनकी शरण में थे, एकदम राजी खुशी थे, लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा शंका रहती थी, क्योंकि सिपाही विद्रोह का पता नहीं कब विद्रोह हो जाए और कब उन पर आक्रमण हो जाए। तो इसलिए ये दुख और ये भय, ये शंका उनके मन में हमेशा रहती थी। दोनों दंपति कमरे में बैठे हुए यमुना का सुंदर जल प्रवाह देख रहे हैं। विचित्रता यह है कि सिगार न मिल सकने के कारण विल्फ्रेड साहब सटक के सड़ाके लगा रहे हैं। अभ्यास न होने के कारण सटक से उन्हें बड़ी अड़चन पड़ती थी। इस पर सिपाहियों के अत्याचार का ध्यान उन्हें और भी उद्विग्न किए हुए था, क्योंकि एलिस का भय से पीला मुख उनसे देखा न जाता था। अब ये शरणार्थी हैं, शरणागत हैं, किशोर सिंह के घर में हैं, तो वहाँ उनको जो अक्सर वो सिगार पीते हैं वो उपलब्ध नहीं है। बदले में जो लोकल जो सटक है वो पी रहे हैं, उन्हें अभ्यास नहीं है। और ऊपर से सिपाहियों का अत्याचार कई बार सुनने को आता है और एलिस का मुख एकदम भय से पीला हो जाता है जब कभी वो सिपाही विद्रोह की बात सुनती है। इतने में बाहर कोलाहल सुनाई पड़ा। एलिस के मुख से ओ माय गॉड निकल पड़ा और भय से वह मूर्छित हो गई। अब देखिए वो ओ माय गॉड कहकर एकदम डर के मारे वो एकदम बेहोश हो गई। विल्फ्रेड और किशोर सिंह ने एलिस को पलंग पर लिटाया और आप बाहर क्या है सो देखने के लिए चले। विल्फ्रेड ने अपनी राइफल हाथ में ली और साथ में जाना चाहा, पर किशोर सिंह ने उन्हें समझाकर बैठाया और आप खूंटी पर लटकती तलवार लेकर बाहर निकल गए। अब देखिए यहाँ जयशंकर प्रसाद जी क्या दिखाना चाहते हैं कि एक यूरोपियन दंपति उनके शरण में है, किशोर सिंह के शरण में है। उनकी रक्षा के लिए किशोर सिंह स्वयं तलवार लेकर बाहर निकलता है। मतलब वो भारतीय संस्कृति का एक भाग है कि अतिथि देवो भव, और जो शरणार्थी है उसकी रक्षा पूरी तरह से की जाती है, भले ही वो शरणार्थी विदेशी ही क्यों न हो। किशोर सिंह बाहर आ गए। देखा तो 5 कोस पर जो उनका सुंदरपुर ग्राम है उसे सिपाहियों ने लूट लिया
और प्रजा दुखी होकर अपने ज़मींदार से अपनी दुख गाथा सुनाने आई है। अब किशोर सिंह जब बाहर निकलते हैं, हालात को देखने निकलते हैं, तब उन्हें क्या समझ आता है, जो पास में ही जो गांव था सुंदरपुर, ये जो गांव है चंदनपुर है, और पास वाला गांव जो सुंदरपुर है उसे सिपाहियों ने लूट लिया है और वहाँ की प्रजा काफ़ी दुखी होकर अपने ज़मींदार से अपनी दुख गाथा सुनाने आई हुई है। तो ये ठाकुर किशोर सिंह ही वहाँ का ज़मींदार है। किशोर सिंह ने सबको आश्वासन दिया और उनके खाने पीने का प्रबंध करने के लिए कर्मचारियों को आज्ञा देकर आप विल्फ्रेड और एलिस को देखने के लिए भीतर चले आए। अब किशोर सिंह काफ़ी दयालु था, वो अपनी प्रजा को दुखी देखना नहीं चाहता था। जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रजा को लूट ली गई है तो वो सभी का खाने पीने का प्रबंध करता है और अपने जो शरणार्थी हैं, जो शरणागत हैं, विल्फ्रेड और एलिस, उनकी देखरेख के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ता। किशोर सिंह स्वाभाविक दयालु थे और उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। अब ये भी एक अपवाद है। देखिए 1930s में जब ज़मींदारों को एकदम नेगेटिव इमेज दिया जाता था, यहाँ प्रसाद जी ने एक ज़मींदार को एकदम स्वाभाविक दयालु कहा है, जो अपनी प्रजा को अपने संतान के समान मानता है और इसीलिए उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती है और उनका उस प्रांत में भी बड़ा सम्मान था। वह बहुत बड़े इलाकेदार होने के कारण छोटे से राजा समझे जाते थे। अब देखिए उनका इलाका काफ़ी था, वे ज़मींदार थे, लेकिन थोड़ी खासी बड़ी ज़मींदारी थी उनकी, तो इसलिए वे एक छोटे राजा के समान ही थे। उनका प्रेम सब पर बराबर था, किंतु विल्फ्रेड और सरला एलिस को भी बहुत चाहने लगे क्योंकि प्रियतमा सुकुमारी की उन लोगों ने प्राण रक्षा की थी। उनकी जो पत्नी है, उनकी प्रियतमा सुकुमारी की प्राण की रक्षा किसने की थी? विल्फ्रेड और एलिस ने। तो वैसे ही किशोरी सिंह स्वाभाविक रूप से काफ़ी दयालु थे, अपने प्रजा के बारे में काफ़ी चिंतित थे और अब तो क्या है, उन्हें विल्फ्रेड और एलिस की भी चिंता सताने लगती है। किशोरी सिंह भीतर आए, एलिस को देख कर कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह मेरी प्रजा थी। समीप के सुंदरपुर गांव में वे सब रहते हैं। उन्हें सिपाहियों ने लूट लिया है, उनका बंदोबस्त कर दिया गया है, अब उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं। एलिस ने लंबी सांस लेकर आंखें खोल दी और कहा, क्या वे सब गए? अब देखिए एलिस काफ़ी कमज़ोर दिल की लेडी थी, वो डर गई थी। सिपाहियों की आवाज़ सुनकर वो एकदम बेहोश हो गई थी। ओ माय गॉड कहकर गिर पड़ी थी। अब किशोरी सिंह उसे आश्वासन देते हैं कि देखो, सुंदरपुर गांव के लोग थे, मेरी ही प्रजा थी, उन्हें सिपाहियों ने लूट लिया है, अभी डर की कोई बात नहीं है। घबराओ मत, हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। अब सुकुमारी भी आश्वासन देती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोगों के रहते आपका कोई अनिष्ट नहीं होगा। क्या सिपाही रियासतों को लूट रहे हैं? अब विल्फ्रेड खबर की खोज लेते हैं कि क्या सिपाही लोग रियासतों को लूट रहे हैं। हाँ, पर अब कोई डर नहीं है, वे लूटते हुए इधर से निकल गए, अब हमको कुछ डर नहीं है। आपने क्या सोचा? अब ये सब अपने भाइयों को लूटते हैं तो शीघ्र ही अपने अत्याचार का फल पाएंगे और इनका किया कुछ न होगा। अब देखिए विल्फ्रेड एकदम अचरज में पड़ जाते हैं कि जो भारतीय सिपाही हैं वो खुद अपने भारतीय भाइयों के गांवों को लूट रहे हैं, तो ये कैसा कन्फ्यूजन है उनके मन में, ये कन्फ्यूजन हो गया। किशोर सिंह ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, मैं आज आप लोगों के संग भोजन करूंगी। अब एलिस कहती है कि मैं आप लोगों के संग भोजन करूंगी। किशोर सिंह और सुकुमारी एक दूसरे का मुख देखने लगे। फिर किशोर सिंह ने कहा, बहुत अच्छा। अब देखिए शायद ये उनके यहाँ शरण में रहते थे, लेकिन उनका खाने का प्रबंधन अलग किया जाता था। लेकिन आज एलिस ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भोजन करना चाहूँगी। साफ दालान में 2 कंबल अलग अलग दूरी पर बिछा दिए गए हैं। एक पर किशोर सिंह बैठे थे और दूसरे पर विल्फ्रेड और एलिस। पर एलिस की दृष्टि बार बार सुकुमारी को खोज रही थी और वह बार बार यही सोच रही थी कि किशोर सिंह के साथ सुकुमारी अभी नहीं बैठी। देखिए एलिस बैठती हैं, विल्फ्रेड बैठते हैं,
किशोरी सिंह बैठते हैं, लेकिन फिर अभी भी खाने के वक्त भी सुकुमारी नहीं बैठती। अब एलिस हमेशा सुकुमारी को खोजती है। थोड़ी देर में भोजन आया, पर खानसामा नहीं, स्वयं सुकुमारी एक थाल लिए हैं और 3-4 औरतों के हाथों में भी खाद्य और पेय वस्तुएं हैं। किशोर सिंह के इशारा करने पर सुकुमारी ने वह थाल एलिस के सामने रखा और इसी तरह विल्फ्रेड और किशोर सिंह को परोस दिया गया, पर किसी ने भोजन आरंभ नहीं किया। अब देखिए, सभी के सामने थाल रख दिए गए। औरतें आती हैं, 3-4 खाद्य वस्तुएं और पेय वस्तुएं, पीने की वस्तुएं लेकर आती हैं और किशोरी सिंह के इशारा करने पर सुकुमारी ने वह थाल एलिस के सामने रखा और इसी तरह विल्फ्रेड और किशोर सिंह को परोस दिया गया, पर किसी ने भोजन आरंभ नहीं किया, मतलब कि खाना खाना शुरू नहीं किया। एलिस ने सुकुमारी से कहा, आप क्या यहाँ भी न बैठेंगी? क्या यहाँ भी कुर्सी है? अब देखिए, एलिस एकदम अचरज में पड़ जाती है। पहले तो सुकुमारी कुर्सी पर नहीं बैठ रही थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में औरतें पुरुषों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठती, पति के सामने। अब देखिए, यहाँ नीचे सभी बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, तब भी सुकुमारी नहीं बैठ रही। अब एलिस को काफ़ी अचरज होता है। परोसेगा कौन? अब सुकुमारी पूछती हैं, भाई मैं हूँ ना, तो मैं परोसूंगी ना, आप अतिथि हैं। खानसामा, अब एलिस कहते हैं, देखिए उनके कल्चर में तो कुक ही परोसता है, जो चीफ शेफ़ होता है, जो कुक होता है वही परोसता है। क्यों, क्या मैं नहीं हूँ? अब सुकुमारी कहती, जब मैं हूँ तो मैं ही परोसूंगी ना। जिद न कीजिए, यह हमारे भोजन कर लेने पर भोजन करती हैं। एलिस ने आश्चर्य और उदासी भरी एक दृष्टि सुकुमारी पर डाली। अब देखिए, किशोर सिंह जवाब देते हैं, इस बार जिद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ की परंपरा क्या है, मेरे भोजन करने के बाद, अर्थात पुरुष के भोजन करने के बाद ही स्त्रियाँ भोजन करती हैं। आप कितना भी फोर्स करेंगी, ये नहीं बैठेंगी। एलिस ने आश्चर्य और उदासी भरी एक दृष्टि सुकुमारी पर डाली। एलिस को भोजन कैसे लगा सो नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, एलिस जो थी, उसके कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में, ये एकदम सरप्राइजिंग था उसके लिए कि पति के साथ पत्नी खाना नहीं खा सकती, पति के सामने पत्नी कुर्सी पर बैठ नहीं सकती। उसको वो भोजन कैसे अंदर गया, उस समय एलिस को काफ़ी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि ऐसी भी कोई कल्चर है, ऐसा एलिस ने सोचा होगा। भारत में शांति स्थापित हो गई है। अब विल्फ्रेड और एलिस अपनी नील की कोठी पर वापस जाने वाले हैं। चंदनपुर में उन्हें बहुत दिन रहना पड़ा। नील कोठी वहाँ से दूर है। अब देखिए, एलिस और विल्फ्रेड का जो रहने का जगह है वो है नील कोठी। चंदनपुर में उन्हें बहुत दिन रहना पड़ा। अब वो जाने को हो रही हैं, क्योंकि क्या है कि सभी जगह शांति स्थापित हो गई है। 2 घोड़े सजाए खड़े हैं और किशोर सिंह के 8 सशस्त्र सिपाही उनको पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं। विल्फ्रेड साहब किशोर सिंह से बातचीत करके छुट्टी पा चुके हैं। केवल एलिस अभी तक भीतर से नहीं आई, उन्हीं के आने की देर है। अब देखिए, 2 घोड़े सजाए गए हैं। 2 घोड़े किसके लिए है? एक विल्फ्रेड के लिए है और एक एलिस के लिए है, क्योंकि यूरोपियन कल्चर में कोई भेदभाव नहीं है, पुरुष और स्त्री दोनों ही घोड़े चलाते हैं। और उस ज़माने में लाइक 19th सेंचुरी में भी यही होता था। विल्फ्रेड साहब किशोर सिंह से बातचीत करके छुट्टी पा चुके हैं, लेकिन एलिस निकल नहीं रही है। विल्फ्रेड और किशोर सिंह बाईबाग में टहल रहे थे। इतने में 8 स्त्रियों का झुंड मकान से बाहर निकला। हैं, यह क्या? एलिस ने अपना गाउन नहीं पहना। अक्सर वो अपना गाउन पहनती है, यूरोपियन लेडी है तो नेचुरली गाउन पहनती है। उसके बदले फिरोज़ी रंग के रेशमी कपड़े का कामदानी लहंगा और मखमल की कंचुकी, जिसके सितारे रेशमी ओढ़नी के ऊपर से चमक रहे हैं। उसने भारतीय वस्त्र पहन रखा है, कंचुकी पहन रखा है और लहंगा पहन रखा है। हैं, यह क्या? स्वाभाविक अरुण अधरों में पान की लाली भी है। उसके जो अधर हैं, लिप्स हैं, वैसे भी नेचुरली वो पिंक हैं, यूरोपियन लेडी है, लेकिन उसके ऊपर से जो भारतीय कल्चर में जो पान खाने का रस्म है, पान खाया है उसने और उसके जो अधर हैं और लाल हो गए हैं। आँखों में काजल की रेखा भी है। चोटी फूलों से गूंथी जा चुकी है।
और मस्तक में सुंदर सा बाल अरुण का बिंदु भी तो है। अब देखिए एलिस पूर्ण रूप से भारतीय वेश में प्रवेश करती है। आंखों में काजल लगाकर चोटी में फूल गूंथती है और मस्तक में देखो बिंदी भी लगाती है। देखते ही किशोर सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े और विल्फ्रेड तो भौचक्के से रह गए। विल्फ्रेड तो एकदम भौचक्के से रह गए, अपनी ही लेडी को नहीं पहचान पाए शायद। किशोर सिंह ने एलिस से कहा, आपके लिए भी घोड़ा तैयार है। पर सुकुमारी ने कहा, नहीं, इनके लिए पालकी मंगा दो। अब देखिए एलिस जो यूरोपियन लेडी है, जो काफ़ी फ्री माइंडेड है, घोड़े पर सवार होती है अपने आप, लेकिन वो अब क्या कहती है कि मैं पालकी लेकिन अब उसके लिए किसका इंतज़ाम किया जा रहा है? पालकी का इंतज़ाम। यानी जो यूरोपियन लेडी है, जो पहले भारतीय संस्कृति भारतीय कल्चर को देखकर एकदम अवाक रह जाती है, वो स्वयं भारतीय संस्कृति में डूबती हुई नज़र आती है। तो यहाँ प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति यूरोपियन संस्कृति से बेहतर है, तभी तो एक यूरोपीय लेडी इसे अपना रही है। तो ये उस समय की सामाजिक परिस्थिति की मांग थी कि इस प्रकार की कहानियाँ लिखें। शायद प्रसाद जी ने इसी को मन में रखकर इस प्रकार की ये कहानी लिखी है। तो मैं शीघ्र प्रस्तुत होंगी इसके मलयालम वर्जन को लेकर। तब तक के लिए बाय।